Hello everyone, you welcome all to Quantum Brain. In this video, we will discuss pronoun. So, let's start. आइए हम देखते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं. The word which is used in the place of noun is called pronoun. यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही प्रोनाउन कहलाते हैं. आइए प्रोनाउन को हम सेंटेंस से समझते हैं. पहला सेंटेंस है राहुल इज अब्सेंट बिकॉज राहुल इज इल. दूसरा सेंटेंस है राहुल इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल. हमने देखा कि पहले सेंटेंस में राहुल का प्रयोग 2 बार हुआ है, जबकि दूसरे सेंटेंस में राहुल का प्रयोग केवल 1 बार हुआ है और दूसरी बार राहुल के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया. इस सेंटेंस में ही एक प्रोनाउन है. नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के प्रकार के बारे में. प्रोनाउन निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, छठवां है एम्फेटिक प्रोनाउन, सातवां है इंडेफिनिट प्रोनाउन, आठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नौवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और लास्ट है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन. आइए अब हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में. पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन बात कहने वाला होता है, सेकंड पर्सन बात सुनने वाला होता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है. फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई और बी, जिसमें आई सिंगुलर है जबकि बी प्लूरल. इसी प्रकार सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है यू, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं. थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है ही, सी, इट, दे, जिसमें ही, सी, इट सिंगुलर है जबकि दे प्लूरल है. नेक्स्ट हम केस के बारे में पढ़ते हैं. इंग्लिश में केस 5 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस और वोकेटिव केस. पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत सिर्फ 3 केस आते हैं, इसलिए यहाँ हम सिर्फ 3 केस के बारे में पढ़ेंगे. ये है नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस. नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं. अब हम पढ़ते हैं नॉमिनेटिव केस का पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या हो सकता है. आई नॉमिनेटिव केस है, जिसका पजेसिव केस माई और माइन होगा. आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा. इसी प्रकार बी नॉमिनेटिव केस है, जिसका पजेसिव केस आवर और आवर्स होगा. बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा. नेक्स्ट है यू, जो कि नॉमिनेटिव केस है, इसका पजेसिव केस योर और योर्स होगा. यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा. इसी प्रकार नेक्स्ट है ही नॉमिनेटिव केस है, ही का पजेसिव केस हिज है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है. नेक्स्ट है सी नॉमिनेटिव केस है, जिसका पजेसिव केस हर और हर्स होगा. सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा. नेक्स्ट है इट नॉमिनेटिव केस है, जिसका पजेसिव केस इट्स होगा. इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट रहेगा. लास्ट है दे नॉमिनेटिव केस है, जिसका पजेसिव केस देयर और देयर्स होगा. दे का ऑब्जेक्टिव केस देम
होगा। आइए अब हम केस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोट को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है जब पजेसिव केस का प्रयोग किसी नाउन से पहले करते हैं तो ये उनकी विशेषता बतलाते हैं और ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाने लगते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है दिस इज माई पेन। यहाँ पर माई पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि माई नाउन से पहले आया है। और दूसरे सेंटेंस में लिखा है दिस पेन इज माइन। इस सेंटेंस में माइन पजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं और अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन से संबंध प्रकट करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हु, whom, whose, which, what, as, that, etc. ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। आइए हम इसे सेंटेंस से समझते हैं, जिसमें लिखा है आई नो द बॉय हु केम हियर। इस सेंटेंस में हु रिलेटिव प्रोनाउन है और बॉय हु का एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती। आइए अब हम रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एक नोट को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर युम जेंडर सदैव उसके एंटीसीडेंट के अनुसार ही प्रयोग करते हैं। आइए हम इन वाक्यों से इसे समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है इट इज आई हु इज गिविंग यू दिस बुक। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में हु रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट आई है और हु के बाद इज वर्ब का प्रयोग किया गया है जो कि इनकरेक्ट है। आई के साथ इज का प्रयोग नहीं होता बल्कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो इसलिए इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा इट इज आई हु एम गिविंग यू दिस बुक। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं व्हाट, व्हिच, हु, whom, whose, etc. ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं जो कि वाक्य के स्टार्टिंग में प्रयोग किए जाते हैं। आइए हम जानते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब कहलाते हैं। जब इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तब इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जबकि यदि इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद यदि नाउन का प्रयोग हुआ है तब यही इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। आइए सेंटेंस से समझते हैं। पहला सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम। इस सेंटेंस में व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि व्हाट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। जबकि दूसरे सेंटेंस में व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इस सेंटेंस में व्हाट के तुरंत बाद फूड का प्रयोग किया गया है जो कि एक नाउन है। नेक्स्ट हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच और वन। नेक्स्ट हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड सेंटेंस को पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है दिस इज माई बुक। इस सेंटेंस में दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इस सेंटेंस में दिस के तुरंत बाद
वर्ब का प्रयोग किया गया है। जबकि दूसरे सेंटेंस में लिखा है दिस बुक इज माइन। इस सेंटेंस में दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में दिस के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन न कहलाकर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। इन दोनों ही प्रोनाउन में एक सिमिलरिटी है। ये दोनों ही प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव केस से बनते हैं। रिफ्लेक्सिव केस क्या है? जैसे आई का रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ होता है, बी का रिफ्लेक्सिव केस आवर सेल्फ्स, यू का रिफ्लेक्सिव केस योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, ही का रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ, सी का रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ, इट का रिफ्लेक्सिव केस इट सेल्फ और दे का रिफ्लेक्सिव केस देम सेल्फ्स होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, जो कि रिफ्लेक्सिव केस से ही बने हैं। रिफ्लेक्सिव केस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब कहलाते हैं जब रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह होता है और ये वर्ब के बाद आते हैं, तभी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आइए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस से समझें। हमारा पहला सेंटेंस है आई हर्ट माई सेल्फ। इस सेंटेंस में माई सेल्फ आई का रिफ्लेक्सिव केस है और माई सेल्फ इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, जो कि वर्ब के बाद प्रयोग हुआ है। तो इस सेंटेंस में माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है जिसमें लिखा है द बॉय किल्ड हिमसेल्फ। इस सेंटेंस में भी हिमसेल्फ बॉय का रिफ्लेक्सिव केस है, जो कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और ये वर्ब के बाद आया है। तो इस सेंटेंस में भी हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। ये प्रोनाउन भी रिफ्लेक्सिव केस से ही बने हैं। रिफ्लेक्सिव केस एम्फेटिक प्रोनाउन तब कहलाते हैं जब रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होता है और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के ठीक बाद प्रयोग होते हैं, तभी ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। आइए हम एम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस से समझें। पहला सेंटेंस है राजू डिड इट हिमसेल्फ। इस सेंटेंस में हिमसेल्फ राजू का रिफ्लेक्सिव केस है, जो कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग हुआ है, इसीलिए हिमसेल्फ यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है सी हर सेल्फ पेंटेड द वॉल। इस सेंटेंस में भी हर सेल्फ सी का रिफ्लेक्सिव केस है, जो कि सब्जेक्ट के बाद प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी हर सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि एक अनिश्चित नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सम, समबडी, ऑल, नन, नो वन, ईटीसी। ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम सेंटेंस में देखते हैं। पहला सेंटेंस है वन मस्ट लव वंस कंट्री। इस सेंटेंस में वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है सम आर बॉर्न पोएट्स। इस सेंटेंस में भी सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन हैं जो वाक्य में प्रयोग हुए प्रत्येक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन, एवरीवन, etc। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम सेंटेंस से समझते हैं। पहला सेंटेंस है ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ रिवार्ड। इस सेंटेंस में ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन। इस सेंटेंस में भी आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एक नोट को पढ़ते हैं जिसमें लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सदैव सिंगुलर नंबर में होते हैं, इसलिए इनके साथ आने वाले नाउन और वर्ब दोनों भी सिंगुलर ही होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है नाइदर आंसर्स आर करेक्ट। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में नाइदर के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा नाइदर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड दूसरा नोट पढ़ते हैं जिसमें लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद यदि प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया गया है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा जबकि वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। जैसे पहला सेंटेंस है ईच ऑफ द आंसर इज करेक्ट। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में ईच के बाद ऑफ का प्रयोग किया गया था और इसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा ईच ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। नेक्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड तीसरा नोट पढ़ते हैं जिसमें लिखा है आइदर और नाइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि ईच, नन और एनी का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम इस नोट से रिलेटेड कुछ सेंटेंस को पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स केम। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में नाइदर का प्रयोग टू गर्ल्स के लिए किया गया है। दूसरा सेंटेंस है नाइदर ऑफ द 5 गर्ल्स केम। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर नाइदर का प्रयोग 5 गर्ल्स के लिए किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं नाइदर का प्रयोग केवल 2 लोगों के लिए किया जाता है, इसीलिए पहला सेंटेंस करेक्ट है और दूसरा सेंटेंस इनकरेक्ट। अब हम आते हैं तीसरे सेंटेंस में जिसमें लिखा है नन ऑफ द 2 गर्ल्स केम। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर नन का प्रयोग 2 गर्ल्स के लिए किया गया है। और लास्ट सेंटेंस भी करेक्ट है जिसमें लिखा है नन ऑफ द 5 गर्ल्स केम। ये सेंटेंस भी करेक्ट है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि नन का प्रयोग 2 व्यक्तियों और 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि 2 या 2 से अधिक नाउन में संबंध प्रकट करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन केवल 2 हैं, ईच अदर और वन अनदर। 2 नाउन होने पर ईच अदर लगता है जबकि 2 से अधिक नाउन होने पर वन अनदर का प्रयोग करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को अब हम सेंटेंस से समझते हैं। पहला सेंटेंस है मनीष एंड पूनम लव ईच अदर। इस सेंटेंस में ईच अदर मनीष और पूनम को जोड़ रहा है। दूसरा सेंटेंस है मनीष, अखिल एंड अंकित शुड हेल्प वन अनदर। इस सेंटेंस में
वन अनदर, मनीष, अखिल और अंकित, इन तीनों को जोड़ रहा है। नेक्स्ट हम एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि एक्सक्लामेटरी वर्ड्स से बनते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं व्हाट, हाउ। इसे सेंटेंस में देखें तो इसका सेंटेंस है व्हाट अ नाइट। इस सेंटेंस में व्हाट अ एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है। ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।